VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। जिले के टौरा बाईपास के समीप स्थित परशुराम आश्रम को प्रशासन के द्वारा बीते दिनों गिरा दिए जाने पर मामला बढ़ता जा रहा है। जानकारी के अनुसार आज परशुराम आश्रम में विशाल धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सनकादिक महाराज के अलावा अन्य जगहों से साधु संत एवं सामाजिक संगठन एकजुट हुए और शासन के द्वारा गिराए गए मंदिर को लेकर घोर निंदा प्रकट की। इस सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे रीवा लोकसभा से पूर्व प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी राज ने जानकारी देते हुए बताया कि यह परशुराम आश्रम का मंदिर धार्मिक आस्था का केंद्र था। जिस तरह से सरकार के द्वारा इस मंदिर को गिराया गया है, उससे हिंदू धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचा है। इस कार्यक्रम में कई सामाजिक संगठनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और घोर निंदा प्रकट करते हुए संगठनों के द्वारा यह मांग की गई कि इस मंदिर को पुनः बनवाया जाए, जिससे पुनः उसी तरीके से मंदिर में पूजा अर्चना की जा सके। सनकादिक महाराज ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार के द्वारा जो यह घिनौना कदम उठाया गया है, उससे पूरे धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचा है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि रीवा में ऐसे कई आश्रमों का निर्माण करवाया गया है जो शासकीय जमीन पर बने हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। केवल इस मंदिर को गिराया गया जहां हवन होता है, पूजा अर्चना होती थी। उन्होंने शासन से मांग करते हुए कहा है कि इस आश्रम की भांति और भी सरकारी जमीन पर बने आश्रमों को गिराया जाए, फिर इस आश्रम का पुनः निर्माण करवाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और देश की और भी जगह के साधु संत इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। निष्कर्ष निकला राम जी की इच्छा से भगवान धर्मसभा का निष्कर्ष यही निकला कि इसमें सैकड़ों हजारों लोग अपने आवश्यकता पड़ने पर अपनी प्राण आहुति देने के लिए तैयार हैं, मगर हम धर्म का अपमान राम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। महाराज जी, बैठक हो गई, अब आगे क्या निर्णय लेंगे आप लोग? आगे शनिवार को फिर इसका राम जी की से धर्मसभा होगी और राम जी की से उस दिन फिर नई नीति बनाई जाएगी। अभी कहाँ से संत आए हैं? यहाँ प्रयागराज से आए हैं, सरंगवीरपुर से आए हैं, राम जी चित्रकूट धाम से आए हैं, राम जी की इच्छा से नरसिंहपुर से आए हैं, जबलपुर से आए हैं, अन्यत्र जगह से लोग महात्मा आए हैं, वृंदावन से आए हैं। मांग बता दीजिए, क्या चाहते हैं आप? हमारी मांग मुख्य यही है कि यदि इस स्थान को राम जी की इच्छा से मान लिया गया ये कि अतिक्रमण है और इसको राम जी की इच्छा से अतिक्रमण करके इसको ढाया है, तो नगर में जितने भी राम जी के अतिक्रमण की श्रेणी में स्थान आते हैं उन सब को ढहाया जाए, वो अतिक्रमण मुक्त किया जाए, नगर को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। और अगर नगर को अतिक्रमण मुक्त करते हैं तो हम अपना अपराध क्षमा मांग के यहाँ से चले जाएंगे, और जब तक ऐसा नहीं होता है तो आखिरी श्वास तक ये लड़ाई जारी रहेगी। महाराज जी, कुछ लोग मंदिर के नाम पर लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन मंदिर तो वैसे ही व्यवस्थित रखा हुआ है, सिर्फ यज्ञशाला। अच्छा बच्चा, ये मंदिर अगर व्यवस्थित है राम जी की इच्छा से, किसी के हाथ काट दिए जाएं, किसी के पैर काट दिए जाएं, नाक गर्दन काट दी जाए, वो व्यक्ति क्या बोले वो जीवित है, वो लोथ जीवित रहेगी क्या? मंदिर का मतलब होता है समग्र, वहाँ यज्ञशाला हो, वहाँ रसोई घर हो, संतों का आवास हो, पुजारी को रहने के लिए व्यवस्था हो, उसका नाम राम जी मंदिर होता है ना। राम जी की इच्छा से ये एक राम बहुयामी शब्द है मंदिर आश्रम, क्या इसके सब अंग प्रत्यंग हैं, बगैर अंगों के कोई व्यक्ति रहेगा क्या? ये लगातार से मांग चल रही है और आज एक सम्मेलन जैसा किया गया, क्या आगे की रणनीति होगी? क्योंकि प्रशासन ने तो अपना स्टैंड लगभग क्लियर कर दिया है। देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि ये सम्मेलन है, ये धर्म संसद जरूर थी, जो जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष से संत यहाँ पर आए हैं और इस संतों के मूवमेंट को अपना सपोर्ट दे रहे हैं। मैंने जैसा कि अपने वक्तव्य में बोला, जो धर्म मैंने पढ़ा है, जो सनातन धर्म की कथाएं मैंने सुनी हैं, उसके हिसाब से जो शासक होता था, राजा होता था, क्षत्रिय होता था, वो किसी भी यज्ञशाला या यज्ञ स्थल की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता था। लेकिन यह शासन शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार
इन्होंने संतों की ऐसी स्थिति बना दी है कि संत यहाँ बोल रहे हैं कि हमें यज्ञशाला को बचाने के लिए अपनी आहुति देनी पड़ेगी। मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहता हूँ शिवराज सिंह चौहान जी से और सरकार से कि हम सब ने रामायण पढ़ी है, देखी है, सुनी है। हमें अच्छे से मालूम है कि रावण भी जब सीता का हरण करने आया था तो एक संत के भेष में आया था। आप उसी तरह के सनातनी हिंदू हैं। भैया कई लोग मंदिर के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, मंदिर वैसे ही व्यवस्थित रखा हुआ है, सिर्फ यज्ञशाला गिराई गई है। उस यहाँ पर जो मुद्दा मुझे समझ में आया है वो ये है कि यहाँ पर यज्ञशाला थी जिसमें अग्नि जल रही थी, उसको बड़ी बर्बरता से हटा दिया गया। मैंने उस समय भी प्रशासन से बोला था कि आप एक कमेटी इसमें बना दें, अगर ये सरकारी ज़मीन है भी तो इसमें एक कमेटी बनाएं, बल्कि सरकार को तो भव्य बनाना चाहिए। हमारे घर के पीछे भी अगर हमें शंकर जी के जैसे एक पत्थर मिल जाता है तो हम उसके लिए पूरा मंदिर बनवाते हैं। ये कोई किसी की ज़मीन प्रॉपर्टी की लड़ाई तो मुझे लग नहीं रही है। हाँ, मैं एक बात ज़रूर बोल देना चाहता हूँ, जिस दिन मैं यहाँ पे आया था जब ये स्थल गिराया जा रहा था, सरकारी महकमे के साथ एक पाथ कंपनी का व्यक्ति भी गिरवाने में लगा हुआ था। मैंने अपनी आंखों से इस चीज़ को देखा है। इसका क्या मायने हैं, क्या मतलब है, आप लोग ज़्यादा समझ सकते हैं। जमीन पे इंक्रोचमेंट की बात होती है, सबसे पहले ये डिस्कशन होता है कि अगर महाराज जी भी ये कह रहे हैं कि अगर ये अवैध तरीके से बना है आप इसको हटा दीजिए, शहर का बाकी अतिक्रमण भी हटाइए। ये पॉलिटिकल जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा था पिछले कुछ दिनों में देखा था, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, कहीं ऐसा नहीं लगता उसके कारण भी ये लड़ाई थोड़ा सा पीछे होती जा रही है? देखिए, महाराज जी ने तो कुछ गलत नहीं बोला। महाराज जी क्या हर कोई बोलता है? आपको और हमको भी यहाँ पर सरकारी ज़मीन में खड़े हुए मॉल दिख रहे हैं। यहाँ तक कि मैं तो ये बोल रहा हूँ, जो हाईवे आप पीछे देख रहे हैं, इस हाईवे ने, इस 2 लेन ने 4 लेन की ज़मीन एनक्रोचमेंट करके बैठा हुआ है। और मैं एक बार, आपने ठीक बोला कि सरकार की पॉलिसी की बात होनी चाहिए। बैठे हुए हैं ये हाईवे वाले बैठे हुए हैं, पाथ इन्फोटेक जो भी कंपनी है ये बैठी हुई है। इसको 4 लेन होना चाहिए था। इनकी अवधि समाप्त हो चुकी थी। 21 मार्च या 20 मार्च को इनकी समाप्त हो गई थी 2020। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इस हाईवे को उन्होंने इसके टोल को 1170 दिन के लिए बढ़ा दिया, जबकि उनको क्या करना चाहिए था कि यहाँ पे एक 4 लेन हाईवे का तुरंत प्रस्ताव पारित करके टेंडर करना चाहिए। लोग अपने बच्चों को कलेजे का टुकड़ा मानकर उसे हर संकट एवं हर आपदा से बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन निष्ठुर माताओं की भी कमी नहीं है। एक ऐसा ही वाकया सामने आया है रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत अकौरी गांव में, जहां इस कड़कड़ाती ठंड में एक नवजात शिशु का कटा हुआ सर मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। नवजात का कटा हुआ सिर देखकर गांव के सभी लोग अचंभित रह गए। घटना की जानकारी ग्रामीणों द्वारा नईगढ़ी पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे नईगढ़ी थाना प्रभारी ने मामले की जांच शुरू कर दी और आरोपी की तलाश कर रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि नईगढ़ी थाना क्षेत्र के अकौरी गांव में आज सुबह एक नवजात बच्चे का कटा हुआ सर मिला, जिसमें यह आशंका जताई जा रही है कि नवजात बच्चे का गर्भपात किया गया है, जिसकी पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। नईगढ़ी थाना क्षेत्र अकौरी ग्राम में एक नवजात बच्चे का कटा हुआ सर मिला है। सर क्या मामला? हाँ, ये थाना प्रभारी नईगढ़ी ने बताया, अभी वो मौके पे हैं, कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। उसमें उनको सूचना मिली थी कि एक नवजात बच्चा जो एकदम अभी रिसेंट में लगता है, ऐसा लग रहा है उनको पीड़ित हो रहा है, गर्भपात हुआ है, उस बच्चे का सिर मिला है। उसका धड़ अभी तक उनको मिला नहीं है। धड़ के बारे में तलाश भी कर रहे हैं। पुलिस ने मर्ग कायम करके जांच शुरू कर दी है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चिटफंड कंपनियों के द्वारा आम लोगों से धोखाधड़ी करने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत, जहां पर चिटफंड कंपनियों के द्वारा 300 से ज्यादा लोगों से ठगी करने का मामला प्रकाश में आया। पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी के द्वारा धन दोगुना करने के नाम पर पैसा जमा करवाया गया था, लेकिन जब पैसा फिक्स नहीं किया गया और कई सालों बाद भी कंपनी से पैसे की मांग की गई तो कंपनी संचालक के द्वारा पैसा देने से मना कर दिया गया और कंपनी पैसा लेकर फरार हो गई। इसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यह चिटफंड कंपनी के द्वारा DGR नाम से प्राइवेट बैंक मऊगंज थाना क्षेत्र में खोला गया था, जिस पर कई उपभोक्ताओं के द्वारा पैसे जमा करवाए गए थे, लेकिन अब जब पैसे की मांग की गई तो कंपनी फरार हो गई है। मामले को संज्ञान में लेते हुए SP राकेश कुमार सिंह ने बताया कि यह कंपनी के द्वारा और भी कई जिलों में उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी की गई है, लेकिन उन आरोपियों पर FIR दर्ज कर उन्हें पकड़ने की तलाश अभी तक नहीं की गई थी, जो अब शुरू कर दी जा रही है और आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा।
FIR कायम हुआ है वो स्पष्ट रूप से जो है उसके द्वारा जो है उपभोक्ताओं को जो उसने दिए थे बॉन्ड के एक निश्चित अवधि के बाद तुम्हारी रकम दुगनी हो जाएगी। रकम जब दुगनी नहीं होनी शुरू हुई तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और इन्होंने यहाँ भी नहीं किया, इन्होंने सीधी सिंगरौली वगैरह सभी जगह फ्रॉड किया हुआ है। हमने तत्काल उस पर मुकदमा कायम कर उस पर हम आगे आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास करेंगे। ये सभी आरोपी जो है सीधी सिंगरौली ज़िले के रहने वाले हैं, तो आरोपियों को गिरफ्तार करके हम कोशिश करेंगे उनकी राशि को या उससे संबंधित जो भी ज़मीन वगैरह यदि हमारे इलाके में ली गई है तो उस ज़मीन को अटैच कराएंगे, अटैच कराकर फिर ज़मीन की कुर्की कराएंगे। कोशिश यही रह रही है कि लोगों ज़मीनों को अटैच कर लिया जाए शासन द्वारा। जो भी हम पत्राचार करते हैं जिला कलेक्टर द्वारा ऐसी ज़मीनों को तत्काल राजसात भी किया जा रहा है। जनेही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश से त्योंथर के खबरा खरीदी केंद्र में बिकने आई लगभग 500 बोरी धान से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने जब्त कर लिया है। धान से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने के बाद जनेही पुलिस ने त्योंथर SDM को प्रतिवेदन सौंप दिया, जिससे जांच के लिए खाद्य विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है। जनेही पुलिस ने गश्त के दौरान थाने से कुछ ही दूरी पर कार्यवाही की है। धान से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली चालक के पास जांच के दौरान कोई भी कागजात नहीं मिले। इस कार्यवाही से उत्तर प्रदेश से चोरी छुपे धान को मध्य प्रदेश में पहुंचाने वाले अवैध परिवहन करने वालों और दलालों पर हड़कंप मच गया है। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। ये है कि रात को गश्त के दौरान थाने के पास में 4 ट्रैक्टर मिले, जिनको रुकवा कर उनके चालकों से पूछा गया कि धान कहाँ से लेके आ रहे हो, तो वो बोले कि धान सिंहपुर से लेके आ रहा हूँ, खबरा बिक्री केंद्र में जाना है। तो इसलिए चारों ट्रैक्टरों को रोककर प्रतिवेदन SDM महोदय को भेजा गया है, जिसकी जांच खाद्य अधिकारी के द्वारा की जा रही है। आगे की कार्रवाई जारी है। जैतपुर पुलिस ने जिला पंचायत CEO पार्थ जायसवाल का पुतला फूंकने वाले मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कोविड-19 गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन करने पर उत्पाती प्रेम कुमार बर्मन सहित 19 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। मामले में धारा पुलिस ने 188, 269, 270 एवं धारा 57 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। शिकायत में बताया गया है कि बीते 2 जनवरी को प्रेम कुमार ने 19 लोगों के साथ मिलकर बाजार में CEO जिला पंचायत के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर वायरल कर पुतला दहन कर दिया था। बगैर अनुमति कोविड काल में भीड़ एकत्रित करते हुए पुतला दहन व बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए ही यह कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने प्रेम कुमार बर्मन सहित कौशल, रामभुवन, ललन, वीरेंद्र, दुर्गेश सहित अन्य लोगों पर मामला दर्ज कर पतासाजी में थाना जैतपुर पुलिस जुट गई है। जिला CEO पुतला दहन मामले में कई ब्लॉक के रोजगार सचिव व सचिवों ने मोर्चा खोल दिया है और प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन भी जिला कलेक्टर को सौंपा है। रोजगार सहायक और सचिवों की मांग है कि अगर इस मामले में जल्द से जल्द कार्यवाही नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। बुलेटिन की अगली खबर शहडोल से, जहां पुलिस सहायता केंद्र में खून से लथपथ एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। बता दें कि मामले की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी, तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची। शव को देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक यह घटना बुढ़ार थाना इलाके के अमलाई चौक की है। लंबे समय से मृतक इसी परिसर में रहता था। पुलिस सहायता केंद्र में ही अपनी रात बिताता था। वहीं मानसिक रूप से कमजोर भी बताया जा रहा था। मौके पर SDOP सहित बुढ़ार पुलिस बल मौके पर पहुंचा और गंभीरता को देखते हुए पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।